और बच्चों कैसे हो। तो हम लोग आज बात करते हैं मटेरियल चैप्टर के। कोई भी चैप्टर हो हम उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके यदि करें और पहले छोटे क्वेश्चन और फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएं तो अपना कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इस चैप्टर को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेवल ऑफ मटेरियल। फिर हम लोग ये देख सकते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो मटेरियल कॉस्ट में कंसिडर किए जाते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल के क्या क्या टूल्स होते हैं, जस्ट इन टाइम क्या होता है, स्टॉक आउट कॉन्सेप्ट क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इजीली पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं। और मेरा जो तरीका रहता है वो यही रहता है, हर चैप्टर को पहले स्मॉल पार्ट में डिवाइड करो, फिर यदि कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसके लिए सबको कंबाइन करके फिर बड़ा क्वेश्चन करो। उससे अपने को ज़्यादा आसानी रहती है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मटेरियल की टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और मटेरियल है कौन सी कॉस्ट, क्या ये फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि ये तभी यूज़ होगा जब अपने को आउटपुट निकालना होगा। मान लो आपको जीरो आउटपुट चाहिए, तो क्या आपको मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन इसमें बनता है। ठीक है, मटेरियल तभी लगेगा जब हम लोग आउटपुट निकालेंगे, यूनिट्स बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तभी मटेरियल का काम रहेगा। चलो अच्छी बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टोटल कॉस्ट में यहाँ पे तीन चीज़ें आ सकती है। देखो क्या क्या आ सकता है। परचेज कॉस्ट आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ सकता है, और तीसरा क्या आ सकता है, कैरिंग कॉस्ट। ये कब लगते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें परचेज कॉस्ट की, तो परचेज कॉस्ट हमें किसको पे करनी पड़ती है? सप्लायर को, जिससे हम लोग मटेरियल परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है और फैक्ट्री के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। मैंने जिस सप्लायर से बात की उसे मैं जो पेमेंट करूँगा पर यूनिट का, ठीक है, वो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ यूनिट कर दूंगा, मेरे पास में परचेज कॉस्ट आ जाएगी कि मैंने टोटल यूनिट्स को कितने रुपए में परचेज किया। ठीक है, चलो सेकंड कौन सी होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो देखो जब हम मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करते हैं, मान लो हमने कॉल ही किया, आजकल तो कॉल पे काम हो जाता है ना। मान लो हमने कॉल किया, उन्होंने ऑर्डर को प्रोसेस करवाया, प्रोसेस करवा के उन्होंने ऑर्डर को सेंड किया, गुड्स अपने पास अनलोड हुए, वहाँ तक के जो एक्सपेंसेस है वो सब ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो मान लो ऑर्डर करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, वो भी ऑर्डर अपने पास रिसीव हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसके अलावा लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, इसके अलावा ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये सब किसका पार्ट है बताओ? ऑर्डरिंग कॉस्ट का। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? हुआ क्या, मटेरियल अपने पास आ गया, मतलब अपनी फैक्ट्री में आ गया या वेयर हाउस में आ गया, तो आते ही ऐसा थोड़ी है पूरा का पूरा यूज़ कर लेंगे। ऐसा थोड़ी है मशीन रेडी है फटाफट रॉ मटेरियल सारा डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी 15 डेज 1 मंथ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल मंगवाते हैं। जितनी जितनी ज़रूरत होती है वो स्टोर रूम से हम निकालते रहते हैं और प्रोडक्शन में यूज़ करते रहते हैं। तो जब तक वो इन्वेंट्री अपने पास पड़ी रहेगी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो अपनी कॉस्ट लगेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो मतलब अपने यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल की परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इन तीनों चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके अपनी टोटल कॉस्ट आएगी। चलो ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो परचेज कॉस्ट कैसे निकल सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो एनुअल बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो कॉस्ट निकाल रहे हैं वो एनुअली निकाल रहे हैं। रियल लाइफ में तो आप बोलोगे यार एनुअली ऐसे कैसे निकल जाएगा, मान लो प्राइजेस चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, तो उन सब की डिटेल अपने क्वेश्चंस में नहीं है। अपने को एक ही प्राइस गिवन होगी, उसी प्राइस के बेसिस पे हमें सारे आगे की कॉस्ट वगैरह निकालनी है। ठीक है, तो परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट। एनुअली हमें मटेरियल कितना चाहिए, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? एक यूनिट को परचेज करने में कितनी कॉस्ट लगती है, तो अपने को परचेज कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। मतलब क्या हुआ इसका? मान लो ड्यूरिंग द ईयर हमने टोटल 10 ऑर्डर्स प्लेस किए, एक ऑर्डर पे 800 रुपीज़ कॉस्ट आती है, तो 800 मल्टीप्लाई बाई 10, 8000 अपनी क्या आ गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट।
ठीक है। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो हम लोग एवरेज कितनी इन्वेंट्री कैरी करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मान लो हम लोग एक यूनिट को 1 साल तक कैरी करें तो अपनी कितनी कॉस्ट आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री अपने पास कितनी रहती है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को आगे समझते हैं। हम लोग एनुअल रिक्वायरमेंट को शॉर्ट में बोलेंगे ए, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ए मल्टीप्लाई बाई प्राइस पर यूनिट। चलो ठीक है, प्लस नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें रिक्वायरमेंट है 50,000 यूनिट्स की, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, एक बार में 10,000 यूनिट्स मंगवाते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट कितने ऑर्डर्स में पूरी हो जाएगी, 50,000 की रिक्वायरमेंट से डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट्स, मतलब एक बार में जितनी यूनिट मंगवा रहे हैं तो हमें कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 5 ऑर्डर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकल सकते हैं, हमें रिक्वायरमेंट कितनी है उसे हम क्या बोलते हैं, ए यानी एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई क्यू यानी क्वांटिटी ऑर्डर्ड, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ए अपॉन क्यू करके हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। चलो ये भी अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, तो देखो एवरेज इन्वेंट्री नॉर्मली यहाँ पे कैसे निकलेगी, क्यू अपॉन टू, क्यू यानी क्वांटिटी ऑर्डर्ड और अपॉन में क्या करेंगे 2। अपन ये सोचते हैं यार आज तक तो एवरेज निकालते आए थे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो यहाँ पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे अभी। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकल जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, मतलब सी बोलेंगे। ठीक है, चलो तो अब मैं एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि क्यू अपॉन 2 ही क्यों लिया। हम लोग भाई ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 भी तो कर सकते हैं ना। तो कॉस्टिंग के अंदर एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन मान लो ये आप, तो इसके अंदर क्या है, ये ऐसे बोलते हैं कि मान लो कि हमें 30 डेज की एक बार प्लानिंग करनी है, ठीक है, पर डे मान लो आप 100 यूनिट कंज्यूम करते हो, ठीक है, पर डे कंजम्पशन कितना आपका, पर डे कंजम्पशन 100 यूनिट है, आपको 30 डेज के लिए कितनी यूनिट्स चाहिए, तो 100 इंटू 30 कितना हो गया, 3000। चलो ठीक है, आज आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपके पास गुड्स आ गए 3000 यूनिट्स। ये 3000 यूनिट्स आपका क्या हो गया बताओ, ओपनिंग बैलेंस। जैसे ही फर्स्ट डे एंड हुआ तो आपके पास में 1000 यूनिट कंजम्पशन के बाद कितना बचा, 2900। जब सेकेंड डे एंड हुआ तो कंजम्पशन के बाद कितना बचा बताओ, 2800 यूनिट्स। ऐसे करते करते जब 30th डे एंड हुआ तो आपके पास कितनी यूनिट्स बची बताओ, 0। तो ओपनिंग कितना हुआ, जितनी हमने क्वांटिटी ऑर्डर की मतलब 3000, क्लोजिंग कितना हुआ 0 अपॉन 2, तो इस 0 का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो बेटर क्या है, जितनी क्वांटिटी ऑर्डर की वही यहाँ पे हम नोट कर दें। तो इस टाइप की एक अजम्पशन पे ये बेस्ड है, हम भी समझते हैं कि इन्वेंट्री कभी भी 0 नहीं रखेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, लेकिन ये इस टाइप की अजम्पशन पे बेस्ड है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चों को नॉर्मली समझ में ही नहीं आते कि करने कैसे। उसका रीज़न क्या है कि वो क्वेश्चन जो मॉड्यूल के अंदर है उनका एक फ्लो रट लेते हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते। आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपके क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, एग्जाम के भी हो जाएंगे, टाइम पे कंप्लीट होंगे, अच्छे से नंबर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, ठीक है ना। तो एकदम ढंग से समझते हुए चलो कि कोई भी चीज़ है तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न फाइंड आउट करो, समझो। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो टोटल कॉस्ट निकलेगी वो कैसे निकलेगी, ए इंटू प्राइस पर यूनिट प्लस ए अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई ओ प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, अब देखो कैरिंग कॉस्ट जो होती है ना अपनी, कैरिंग कॉस्ट, इसके बारे में एक बात और समझते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन में है ना अपने को परसेंटेज फॉर्म में दी हुई होती है, मतलब ऐसे लिखा होगा कि कैरिंग कॉस्ट इज 5% ऑफ
एवरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल या फिर प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल। नॉर्मली ये परसेंटेज में गिवन होती है। कैरिंग कॉस्ट मतलब एक यूनिट को रखने का कितना खर्चा है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने पास्ट रिकॉर्ड पे देखते हैं कि एक यूनिट को परचेज कितने में किया और एक यूनिट को कैरी किया तो कितनी कॉस्ट आई, उनका परसेंटेज में रिलेशन क्या है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ था। तो मान लो परचेज प्राइस पर यूनिट है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि परचेज प्राइस पर यूनिट जो अपनी है वो है मान लो 20 रुपीज़, ठीक है। और यदि हम बात करें कि कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज गिवन है, वो कितना गिवन है, 5% गिवन है मान लेते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी आएगी, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5%, ठीक है, कितना आ गया, 1 रुपी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन होगी तो हमें वो परसेंटेज किसका लेना है, प्राइस पर यूनिट का परसेंटेज लेना है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखना होता है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। होता क्या है ईओक्यू, ईओक्यू हमें एक क्वांटिटी कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। ईओक्यू हमें क्या कैलकुलेट करके देगा, क्वांटिटी। वो बोलता है मैंने जो क्वांटिटी बताई है ना उसका ऑर्डर करो तो तुम्हें इकोनॉमिकल रहेगा। इकोनॉमिकल कैसे रहेगा, तीन कॉस्ट हो गई, परचेज, ऑर्डरिंग, कैरिंग, है ना। तो अपने कंट्रोल में कौन सी कॉस्ट है सोचो। क्या हम परचेज कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो कौन बताएगा, सप्लायर बताएगा। चलो ठीक है, उसको इग्नोर मार देते हैं, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। इनको हम प्लान कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो हम बहुत ज़्यादा ऑर्डर देते हैं, मतलब हर बार छोटी छोटी क्वांटिटी मंगवाते हैं, तो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी बताओ, हाई हो जाएगी। सही बात है। मान लो हम बहुत ज़्यादा बल्क में सामान मंगवा के रख लेते हैं तो कैरिंग कॉस्ट हाई हो जाएगी। हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिससे अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाए, और ईओक्यू हमें वो ही क्वांटिटी कैलकुलेट करके देता है जिससे अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या हो जाए बताओ, मिनिमम हो जाए। उसी में ये अपनी हेल्प करता है, ठीक है। तो ईओक्यू का फायदा क्या रहेगा अपने को, या ईओक्यू के दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट है कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दोनों क्या हो जाएगी, मिनिमम। कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम। मतलब ईओक्यू ने जो क्वांटिटी बताई उससे आप ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो भी कॉस्ट इंक्रीज होगी, उससे कम ऑर्डर करोगे तो भी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ये आपको एक ऐसी परफेक्ट क्वांटिटी कैलकुलेट करके देंगे जिस पे ऑर्डर करने से आपकी ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। इसका जो सेकंड फीचर है वो ये है कि जो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा इक्वल रहेगी कैरिंग कॉस्ट के। आप बोलोगे इक्वल आएगी, इसका क्या रीज़न है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। पहले ईओक्यू का फॉर्मूला समझ लेते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला है 2AO अपॉन सी और इसका होल एंड रूट। ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट है, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल रहेगी, और कैसे रहेगी वो देखते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, और ऐसा कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है, चलो समझते हैं। एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, क्यू ए अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई ओ। कैरिंग कॉस्ट का क्या है, क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई सी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू। क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ठीक है। तो हम क्यू को एक साइड कर लेते हैं, बाकी सब चीज़ें एक साइड कर लेते हैं। तो यदि हम बात करें, यहाँ पे आ गया ए मल्टीप्लाई बाई ओ मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में आ गया सी, इधर आ गया क्यू स्क्वायर। यदि हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, होल एंड रूट आ जाएगा,
ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है इन दोनों के फॉर्मूलाज के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है, इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू पे दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये अपना टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए कॉन्सेप्ट था। तो टोटल कॉस्ट में तीन चीजें आएंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। फर्स्ट आ गया परचेज प्राइस, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड तीसरा आ गया कैरिंग कॉस्ट। ठीक है। इसके अलावा ईओक्यू क्या बताता है कि ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर करो जो अपने लिए इकोनॉमिकल हो, ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर करो जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाए। ठीक है। और इसका एक और फीचर है कि ये दोनों इक्वल भी होती है। फॉर्मूला क्या है, 2AO/C और इसका होल अंडर रूट। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आराम से समझ में भी आ रहा होगा। यदि डाउट रहे तो आप आराम से पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं, हम ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि इन्फॉर्मेशन गिवन है अपने को, कैलकुलेट द ईओक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ईओक्यू कैलकुलेट करना है, साथ में क्या बताना है कि हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करेंगे। ठीक है। तो इन्होंने अपने को बताया कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम 10,000 kg, ऑर्डरिंग ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2 और स्टोरेज कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे जो ये स्टोरेज कॉस्ट लिखा हुआ है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरिंग कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे हम स्टोरेज कॉस्ट है वो कैरिंग कॉस्ट के लिए ही बात कर रहे हैं। और ये किस में गिवन है बताओ, परसेंटेज में गिवन है। ये परसेंटेज किसका निकलेगा, पर केजी मटेरियल को परचेज करने में कितने रुपए लग रहे हैं, मतलब कॉस्ट पर यूनिट का ये परसेंटेज रहेगा। तो क्वेश्चन में अपने को बताया हुआ है कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8%, ये अपनी क्या आ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है। तो चलो इसमें ईओक्यू निकालते हैं। तो ईओक्यू कैसे निकलेगा, ईओक्यू का क्या फॉर्मूला होता है, 2AO/C और इसका क्या कर देंगे बताओ, होल अंडर रूट कर देंगे। ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 10,000 kg मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 50 रुपीज़ है, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 8% और इसका क्या कर देंगे बताओ, होल अंडर रूट कर देंगे। तो इससे अपने पास में क्या आ जाएगा, ईओक्यू आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 50 एंड डिवाइडेड बाई 0.16 इक्वल्स टू होल अंडर रूट 2500 यूनिट्स। तो 2500 यूनिट्स। ठीक है। इसके अलावा अपने को क्वेश्चन में और क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ। तो हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कैसे निकलेंगे, A/Q से। एनुअल रिक्वायरमेंट इज़ 10,000 एंड एक टाइम में हम 2500 यूनिट्स मंगवा रहे हैं, तो कितने ऑर्डर्स हो गए, 4 ऑर्डर्स। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, प्रैक्टिकल में चलते हैं। देखो हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिकल। पहले क्वेश्चन क्या है वो पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। एग्ज़ाम में भी आप हैबिट डालो कि क्वेश्चन को सही से रीड कर पाओ, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। प्रॉपरली रीड करो, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो, जल्दीबाजी से नुकसान होता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर अ कंपोनेंट अल्फा। एक कंपनी है, एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है, उसके लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए अल्फा। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 22-23। एनुअल डिमांड कितनी है अल्फा की बताओ, 8,000 यूनिट्स है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 200 पर ऑर्डर। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा कितनी है, 400 है। कैरिंग कॉस्ट पर एनम 20 है। तो जब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में हो तो किसका होगा, कॉस्ट पर यूनिट का। कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 400 है। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 20% यानी 80 रुपये हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। फिर लिखा है द कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड ए क्वांटिटी डिस्काउंट
of 4% on the purchase of alpha provided the order size is 4000 component at a time। पता है क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी को एक ऑफर मिला है कि यदि आप 4000 यूनिट्स का मिनिमम ऑर्डर देते हो एक टाइम में तो आपको 4% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा अपने को क्वेश्चन में बताया। ठीक है, कंप्यूट द ईओक्यू। पहले ईओक्यू निकालना। स्टेट वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। मतलब ये ऑफर है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में ये हमें पूछ रहा है। चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला, ईओक्यू कैलकुलेट करना। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, 2AO अपॉन सी और इसका होल अंडर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो इन्होंने बताया हुआ है 8000 यूनिट्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8000 मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 200 पर ऑर्डर, तो मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 200। डिवाइड किससे हो जाएगा बताओ, डिवाइड सी से करना है। सी कितना आया था 80, हमने अभी निकाला था, वापस बता देता हूँ। 200 अपनी परचेज, सॉरी 400 अपनी परचेज प्राइस है, 400 मल्टीप्लाई बाई किससे कर देंगे 20%, तो 80 रुपीज़ आ गया और इसका क्या कर लेंगे बताओ, होल एंड रूट कर लेंगे। ठीक है, तो कितनी यूनिट्स आ जाएंगे वो देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 8000 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल्स टू 200 यूनिट्स आ गया। ये अपना ईओक्यू आ गया 200 यूनिट्स। ये अपना फर्स्ट काम कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आते हैं। ये ऐसे बोल रहा है कि जो क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर है उसे कंसिडर करें या नहीं करें। तो करें या नहीं करें के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी डिस्काउंटेड पे और दूसरा ईओक्यू पे। ठीक है, कैसे अभी देखो करके देखते हैं। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट प्लस ए अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय ओ प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं अंडर डिस्काउंट ऑफर। तो एनुअल रिक्वायरमेंट है कितने, एनुअल रिक्वायरमेंट है अपनी 8000 यूनिट्स, परचेज प्राइस कितनी है मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 8000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑर्डर कितनी करनी है, ओके डिस्काउंट ऑफर है तो पहले मैं एक बार डिस्काउंट का इसमें लिख देता हूँ। डिस्काउंट को कंसिडर किए बिना ही मैंने प्राइस लिख दी। तो इन्होंने क्या बोला है अपने को कि 4% डिस्काउंट मिलेगा, तो 400 माइनस 4%, तो 16 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे प्राइस क्या रहेगी बताओ 384। ठीक है, प्लस 8000 डिवाइडेड बाई एक बार में 4000 यूनिट ऑर्डर करनी है मल्टीप्लाई बाई 200 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, कैरिंग कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में होती है और परसेंटेज किसका, प्राइस पर यूनिट का। प्राइस पर यूनिट चेंज होगी तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी 384 मल्टीप्लाई बाई 20%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 384 मल्टीप्लाई बाई 20%, 76.8, तो ये आ गया 76। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8000 मल्टीप्लाई बाई 384, ये आ गया 30,72,000, 30,72,000 प्लस 400, और फिर क्या है, फिर है 4000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2000 मल्टीप्लाई बाई 76.8, 153,600 इक्वल्स टू 32,26,000। यदि हम बात समझें कि मान लो हम डिस्काउंट को ऑप्ट नहीं करते हैं और ईओक्यू पे जाते हैं, तो ईओक्यू के अकॉर्डिंग अपनी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो ईओक्यू में कितनी आएगी देखो 8000 मल्टीप्लाई बाई, डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं, प्राइस 400 ही रहेगी, प्लस 8000
डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करोगे 200। अभी हमने कैलकुलेट किया था 200 यूनिट हमें ऑर्डर करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। 32 लाख आ गया ये तो। और ये आ गया प्लस 8000 प्लस 8000, तो कितना आ गया टोटल 32,16,000। तो क्या हमें क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कंसीडर करना चाहिए? रियल लाइफ में तो हम क्या सोचते हैं, अरे वाह डिस्काउंट मिल रहा है तो इतनी क्वांटिटी ले लेते हैं। इस टाइप का एनालिसिस करते ही नहीं है क्योंकि लोगों को आता नहीं है, हम लोग उनको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि डिस्काउंट ऑफर में 10,000 कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू एक्सेप्ट द डिस्काउंट ऑफर। हमें डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे अपना क्लास का फ्लो है ना, वो ऐसा ही रहेगा। हम आराम से सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी। आपको 1-to-1 डाउट सेशन भी मिलेगा जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और आराम से आप क्लासेस लो, प्रॉपरली क्लासेस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।